हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो इंडियन इकोनॉमी है उसके एमसीक्यू। ठीक है, तो जो भी हमने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैं कंपाइल करके एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी दे दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज। अच्छा, पहले बता दे रहा हूँ, कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हो सकते हैं जिसका एक से ज़्यादा भी आंसर हो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको बताना है। तो पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें स्टैग्नेंट होने के, जो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी लो चल रहा था, उसके बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है ना, लेकिन उसमें प्रोमिनेंट देखेंगे, जो मेन रीजन देखेंगे वो था हमारा क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें आपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The first official census was conducted in the year 1891, 1921, 1781, 1881। तो ये हुआ था हमारा 1921 में। देखिए, जो चीज़ें याद करने वाली है वो आपको याद करनी ही होंगी। ठीक है, उसको जो भी आप बोलो रटना होगा, जो भी करना होगा वो आपको करना होगा। चलो नेक्स्ट क्या है। द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज यूज to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in the Britain, to meet expenses on war fought by the British government, to export invisible item, to import invisible items। तो हमने ये पढ़ा था कि वो बोलते थे कि ऑफिस वगैरह बना रहे हैं इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए, तो ये पॉइंट था। टू मेट एक्सपेंसेज ऑन वॉर फॉट, अगर आपने कोई युद्ध वगैरह लड़ा है तो बोलते थे कि क्लियर हो गया, अब कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। और तीसरा क्या था, टू इम्पोर्ट। यही सब मिला के ना हमने पढ़ा था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये उसी का पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 14। मतलब पूछा जा रहा है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757, 1857, 1763, 1747। तो ये हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, अगर कोई अच्छे से जानता है कि बैटल ऑफ प्लासी में कौन दो पार्टीज थे तो उनका नाम बता सकते हैं कमेंट में। देखो, इतना नहीं पढ़ना इकोनॉमिक्स में, मुझे भी पता है, बस ऐसे ही अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके बताए। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट, पेपर, आयरन एंड स्टील। तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड फेमस जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको कैसे खत्म किया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो सेटबैक पहुंचा वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पहुंचा। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड heavily due to after partition, lack of raw material, famines, earthquake, none of these। तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर 1849, 1850, 1851, 1852। तो आप लोग बता सकते हैं कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1850 में। ठीक है, कोई बता सकता है कमेंट में, अगर चाहे तो वो बताना चाहे तो, कि वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट ट्रेन कहाँ चला था। दो चीज़ें बतानी है इसमें, कंट्री और अगर आप बता सकें तो टाइम। ठीक है ना, टाइम पीरियड कब का था। ठीक है, किसी को याद है या पढ़े हो कहीं पे, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा खुद ही बता दे रहा हूँ। टाइम पीरियड था ये 1825। ठीक है, और कंट्री थी ये यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ठीक है, अच्छा इसमें भी 1850 है। ठीक है, ऐसे ट्रेन चली थी शायद 1853 में। ठीक है, डलहौजी का उस टाइम पे गवर्नमेंट था, डलहौजी। ठीक है, याद रहेगा, इंट्रोड्यूस किया गया था 1850 में। चलो, इसमें तो पता है ना मुंबई में कहाँ से कहाँ चला था, मुंबई या बॉम्बे जो भी बोलना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू चाइना, ब्रिटेन, कोरिया, श्रीलंका। तो ये हमने पढ़ा था, आधा से ज़्यादा वो जो ट्रेड करते थे वो अपने ही कंट्री ब्रिटेन के साथ करते थे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑल ऑफ दिस। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और बाहर से फिनिश गुड्स जो इंडस्ट्री से बने, मैंने बताया था सूट वगैरह ये सब बन के आने लगा, तो इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? पार्टीशन होने से कौन सी इंडस्ट्री काफी अफेक्ट रही? सिल्क, कॉटन, जूट, नायलन। तो ये भी कुछ देर पहले देखा था हमने, जूट। ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई थी। ऐसे जैसे मैं तो बिहार का हूं, तो बिहार में भी अच्छा खासा जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। was the main source of the dash was the main source of livelihood for the most of the people during the colonial rule. Industry, agriculture, both A and B, neither A nor B. तो इसमें हमें पता है एग्रीकल्चर, क्योंकि 85% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। 85% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट है, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन। ठीक है ना, वो जो स्विस कैनाल ओपन हो गया था, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो ये जो ऐसे घूम के आते थे, अब ये ऐसे आने लगे। तो किसका? इंडिया अमेरिका, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ब्रिटेन। तो डायरेक्ट रूट किसका हो गया फिर आसान? इंडिया और ब्रिटेन का। विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1931, 1921, 1941, 1911। ये कहा जाता है 1921 को। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, नन ऑफ दीज। तो देखो, रेलवेज, वाटरवेज भी ये तैयार कर रहे थे, ठीक है ना, इनलेट वाटरवेज, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत रिवर्स है। तो उसमें मतलब या तो टूरिज्म पर्पज से या गुड्स को एक प्लेस से दूसरे स्टेट पहुंचाने के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई किया था लेकिन वो हो नहीं पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, सीधा डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स among the different occupation, nature of different occupations, size of working force in a country, number of people living in a country। तो ऑक्यूपेशनल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई देश के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं वो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये ऑप्शन। Which of the following statement is false in the context of industrial sector during British rule? देखो, कभी कोई स्टेटमेंट ऐसे आए ना, ट्रू पूछ रहा हो, फॉल्स पूछ रहा हो, तो सबसे पहले उसको ब्रैकेट बना दो। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ते हैं ना तो हमें जो सही लगता है हम तुरंत उसे टिक मार देते हैं। ठीक है, चलो, तो फॉल्स क्या है? देयर वाज अ डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, देयर वाज अ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। तो देखो, ये बात सही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी। पब्लिक सेक्टर प्ले, ये आज़ादी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो पब्लिक सेक्टर ने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है इंडस्ट्री में। बड़े बड़े जो भी आज रेल, सेल, ये सब गवर्नमेंट ने ही बनाया। देयर वाज अ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, तो जीडीपी में भी जो इंडस्ट्रीज की तरफ से जीडीपी राइज होना था उतना नहीं हो पाया, ये भी बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे हार्डली कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ऐसे मैंने पढ़ाया भी है, बस अभी याद करा दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाई बर्थ रेट, लो बर्थ डेथ रेट, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट। जो सही नहीं है वो बताना है।
भाई हाई लिटरेसी रेट तो बिल्कुल नहीं था, लो इन्फेंट मेर्टालिटी रेट नहीं था, हाई था, बच्चे ज्यादा मरते थे 1 साल से जो छोटे होते हैं। लो डेथ रेट ये भी नहीं था भाई, हाई डेथ रेट था। ठीक है ना, याद करोगे ब्रिटिशर के टाइम पे बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। यहाँ लेकिन लिखा है लो डेथ रेट और हमें पूछा ही जा रहा है नॉट ट्रू। तो ये तीनों हमारे आंसर्स हुए, ठीक है ना, ऑप्शन बी सी एंड डी। चलो आगे बढ़े, ये लगता है सेकंड चैप्टर आ गया। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, सेटअप की बात पूछी जा रही है। 1949, 1956, 1950, 1850। तो आज़ादी आ गई है, याद रखना है। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में, ठीक है ना। और फिर फर्स्ट प्लानिंग कब हुआ था? 1951 टू 56, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये उस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। ऐसे चेयरमैन नहीं बोलना है, चेयरपर्सन बोलना चाहिए। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो याद करो कि ये लैंड रिफॉर्म्स के पार्ट हैं। लैंड रिफॉर्म्स में हमने दो, सॉरी, मतलब ये तो लैंड रिफॉर्म्स के ही पार्ट है, मैं मतलब कुछ और दिखा रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए हमने दो तरीके अपनाए, ठीक है। पहला अपनाया हमने लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड का जो मेजरमेंट है, जिसके जमींदार के पास जो जमीन रह गई थी उसको ठीक तरीके से बांटना। और दूसरा था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे हम प्रोडक्शन को हाई कर सकें। लैंड रिफॉर्म में फिर हमने दो चीजें की, एक यही एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और दूसरा किया लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए थे, ठीक है ना, कि जिसके पास 20 एकड़ से ज्यादा होगा वो सरकार की हो जाएगी जमीन, ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट था, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? ग्रोथ, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन। तो ग्रोथ हमने पढ़ा है, हिंदी में हम याद रखने के लिए विकास बोलते हैं, तो ये भी था, मॉडर्नाइजेशन भी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये होता है बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इंडिया एडॉप्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा हमने सिस्टम अपनाया? कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट, नन ऑफ दिस। तो हमने अपनाया जो, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड फॉर ए पीरियड फ्रॉम 48 टू 53, 59 टू 54, 59 से 54, 54 से 59 होगा, 51 से 56, 55 टू 60। तो हमें याद है ये 1951 से 1956 तक हुआ, ठीक है। टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ, गवर्नमेंट ने कौन सा तरीका अपनाया? कोटा, टैरिफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। याद याद करो वो पॉइंट, कॉन्सेप्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यानी हमें बाहर से कुछ नहीं मंगाना है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने दो तरीका अपनाया था, एक हमने टैरिफ यानी टैक्स लगा के महंगा कर देंगे, और कोटा यानी एक फिक्स्ड लिमिट तक ही सामान लेंगे। जैसे मान लो हमारे देश में 50 लोगों ने लैम्बोर्गिनी का डिमांड किया, लेकिन हम 10 ही लेंगे, तो बच गए 40 लोग। तो हो सकता है वो 40 लोग अब कोई और कार ले लें, इंडिया का ही कोई कार ले लें, ठीक है। तो कोटा भी आंसर होगा और टैरिफ भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड सीलिंग रिफर्स टू, अभी कुछ देर पहले बता दिया था, फिक्स्ड रूरल लैंड होल्डिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल, फिक्स्ड लैंड एरिया फॉर इरिगेशन पर्पस, फिक्स्ड अर्बन लैंड होल्डिंग एट एग्जिस्टिंग लेवल, फिक्स्ड क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो मैंने बताया था 20 एकड़ से ज्यादा होगा तो सरकार ले लेगी। तो यानी कि हमने फिक्स कर दिया कि एक इंडिविजुअल के पास लैंड कितना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी
कौन सी इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे वो भरा जाएगा। इज द इकोनॉमी विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। अब ये प्राइवेट सेक्टर रहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर रहता तो क्या बोल देते हैं, या प्राइवेट इंडिविजुअल लिखा होता तो क्या बोल देते सर ये होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सर जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिल के काम करें तो उसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलो नेक्स्ट है स्केड्यूल डैश कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। तो कौन सा स्केड्यूल का जो इंडस्ट्री है वो स्टेट ओन करता था, ए बी सी नन ऑफ दीज। तो हमें याद है ये स्केड्यूल ए का था। ठीक है, रेफर्स टू टैक्सेस लेवाइड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी बाहर से जो गुड्स आते हैं उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोटा, टैरिफ, लगान, नन ऑफ दीज। तो इसे हम टैरिफ्स बोलते हैं, टैक्स। इन विच ईयर इंडिया एडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, 1977, 1966, 1986, 1956। ठीक है, तो आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1970s में, तो 70s के अराउंड जो भी तुम्हें, अब जाहिर सी बात है ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने 70s लिख रखा है, तो सीड्स जो आए होंगे, प्रोग्राम जो बना होगा वो पहले ही बना होगा। इस तरीके से कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, हर चीज याद भी नहीं रह सकती है हमें। ठीक है ना, जैसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, काम देगा आप लोगों को। जैसे मान लो क्लास में तुम्हारे 5 लोगों की हाइट है, ठीक है ना, स्टूडेंट ए है, बी, सी, डी, ई, ठीक है, सबके हाइट्स दिए हुए 170, 172, 176, 180, 185, ये सबके हाइट्स दिए। अब 2 दिन या 4 दिन या 1 महीने बाद तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ सी की हाइट क्या है, तुम्हें याद ही नहीं होगा। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है, तुम तुरंत जवाब दे दोगे, सबसे छोटा कौन है तुम ये जवाब दे दोगे। तो कंपेयर करके भी चीजें याद रखी जा सकती हैं। ठीक है ना, जब भी आप कोई चीज कंपैरिजन से याद करते हो तो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है ना, फैक्ट्स जो होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये कभी कभी दिमाग से फेड अवे हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा 1966। नेक्स्ट है, चलो तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मैं समझता हूँ तुम लोग भी न्यूज़ चैनल वगैरह कभी देखते होगे, पूरा जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई, है ना, पूछ देता है कोई कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, पता ही नहीं है। मुझे पता है तुम तो कभी ये गलती नहीं करोगे। तो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस, नन ऑफ दीज। जो हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। विच वन ऑफ दीज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये अब आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस भी होता है, हाउ टू प्रोड्यूस भी, और फॉर हुम, व्हेन नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, तो ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप, 1947, 48, 49, 50। ये हमने देख लिया था 1950 में सेटअप हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। What was the period of plans prepared by the planning commission? 3 years, 4 years, 5 years, 6 years। तो ये रखा गया था जनरली 5 years के लिए। चलो नेक्स्ट है, Which of the following refers to the relaxation of previous government restriction? ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस को या तो हम लूज करेंगे या रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, WTO स्टैब्लिश कब हुआ, 1995, 1948, 1996, 1994। तो ये हुआ था 1995। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, दो स्टेटमेंट से पढ़ा है। या तो तुम इससे याद रखोगे कि अपने इकोनॉमिक सिस्टम को दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ना, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क
क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, ये देखो जाल ही बना रहा है ना, फ्रॉम वन इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी तक हम अपने नेटवर्क्स को क्रिएट करें। तो इन दोनों ही को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो मल्टी का मतलब तो समझ आ रहा है कि बहुत होता है, और बाई का मतलब दो होता है, इसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी इनिशिएटेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है ना, यानी वो 1991 वाली बात हो रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंसिंग। तो तीनों ही हम पढ़ते हैं, एल पी जी। ठीक है, तीनों ही इनिशिएट किए गए थे। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड, जून 1991, मई 1991, जुलाई 1991, जनवरी 1991। तो ये हुआ था जुलाई 1991। रेफर्स टू डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट। डिस्पोजल यानी जो इक्विटी है उसको हम थोड़ा डिस्पोज कर रहे हैं, यानी मैं बोलूँ 100% है। अब जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा लेक्चर पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। अब इसे इसमें से मैं 30% डिस्पोज कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये 70% तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है सर, तो ये तो गवर्नमेंट ही कंपनी का कहलाएगी। लेकिन ये 100 में से जो 30% आप बेच दिए ना, इसको हम डिस इन्वेस्टमेंट कह देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है चीपर इंपोर्टेड गुड्स वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। ठीक है ना, क्या रीजन था, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो ये था लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाया, और आज भी अभी भी माना जाता है कि एक अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विस फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ऑनरशिप। यानी यहाँ क्या बात हो रही है, पब्लिक से वो चीज उठ के अब प्राइवेट के पास चली गई। ठीक है ना, अब ये जाने का दो तरीका है, यानी ये 100% था, अब 100 को हम आधा आधा बांटते हैं, 50-50। अगर एक को बढ़ाना है तो 51 कर दो, दूसरे को 49। अब 100 में से 51% जिसके पास रह जाए, किसके पास रह जाए, प्राइवेट के पास रह जाए, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। उसी को हम क्या कह देते हैं, प्राइवेटाइजेशन। याद रहेगा, या फिर सीधा बोलो कि जो कंट्रोल है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है, ठीक है ना, रेगुलेशन है, वो पब्लिक सेक्टर से उठ के प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। क्योंकि अब वो उसका जो ऑनर है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई जिसने खरीदा है अब वो है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो लगता है तुम 7-8 में ही पढ़ गए होगे, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज। इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग क्यों अच्छा है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट्स टू लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, इट प्रोवाइड एक्सीलेंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक्सीलेंस भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर फिर कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स तो आया था, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी आया था, जिसमें आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स हुआ था। तो ये दोनों हुए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, सीमेंट, बोथ ए एंड बी। तो आंसर देखो, आंसर ए भी है, बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन एक डी में दिया हुआ हमें बोथ ए एंड बी, तो आंसर हमारा बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, और अभी भी ये गवर्नमेंट के पास है, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक याद है लास्ट ईयर डिफेंस इक्विपमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया है। डिफेंस में नहीं नहीं, सॉरी डिफेंस में नहीं दिया है, ये रॉकेट वाली जो चीज़ें होती है ना उसमें दिया है।
रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यही बात मैं अभी ऊपर बता के आया हूं कि पब्लिक सेक्टर से जब क्या चला जाए, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल चला जाए किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो इसको हम बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू ए थर्ड पार्टी विच वेयर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही उस काम को कर रही थी, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी से ये काम करवा रही है। तो ये अपने आप में किसका डेफिनेशन है, तो ये आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कम्पिटिटिव। तो ये बात जो कही जा रही है किस पॉइंट को लेके कही जा रही है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये कहा जाता है लिबरलाइजेशन को, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सारा कंट्रोल बना रखा था, प्राइवेट को वो लाइसेंस देते थे लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस पे हो रहा था, और मेजॉरिटी जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज थे उस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। तो सब जगह क्या किया गया, डीरेगुलेशन या तो किया गया या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको रिड्यूस किया गया। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स रिफॉर्म। कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ध्यान देना है। रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, डीवैल्यूएशन ऑफ ए रूपी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाली बात तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये टैक्स रिफॉर्म में नहीं आता है। डीवैल्यूएशन ऑफ रिफॉर्म रूपी, ये भी टैक्स रिफॉर्म के अंडर नहीं आता है। रिडक्शन इन टैक्सेस और रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आता है। इसमें हमने बोला था कि जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, जो कि अभी बन भी चुका है, जीएसटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा सी और डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। बेनिफिट नहीं है। कंट्रोल ओवर करप्शन, काउंटरफिटिंग यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। तो भाई ये तीनों तो सही है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, डिमोनेटाइजेशन कर देंगे तो उससे कोई कस्टमर्स की डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ये होता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैशलेस इकोनॉमी, होता है। प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन ही होता है, ठीक है ना, तो ये फीचर नहीं है, ये तीनों फीचर्स हैं। नेक्स्ट है, ये आपके काम का नहीं है, पॉवर्टी के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। ठीक है, तो SJSRY स्टैंड्स फॉर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी जीवन सुधार राष्ट्रीय योजना, संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना। तो यह है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू। तो पहले जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलता था उसे बाद में क्या बना दिया गया वो पूछा जा रहा है। तो इसे बना दिया गया था वही मनरेगा या MG नरेगा, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। ये मैं थोड़ा फास्ट में लेकर चलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये डिलीटेड है। MPC स्टैंड्स फॉर, तो इसका होता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इससे ही हम पता कर पाते हैं कि कोई आदमी कितना अर्न कर रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हम उसको पुअर या नॉन पुअर घोषित करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये दिया था दादा भाई नरोजी ने, दादा होगा ये, दादा भाई नरोजी। ठीक है, 56 का बी। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। तो जब हम कंपेयर करके बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिएंट पुअर इंक्लूड, ट्रांजिएंट पुअर में क्या क्या आता है, तो आपका आता है ओकेजनली पुअर या चर्निंग पुअर। ठीक है,
नेक्स्ट है, इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च? 2008, 1999, 2004, 2010। तो ये 2004 है आई थिंक। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड? 1996, 1998, 1997, 1995। तो ये 1997। The program initiated by the government to improve food and nutritional level of poor was PDS, Integrated Child Development Scheme, Mid-Day Meal Scheme, all of these। तो ये all of these, इन सब से कहीं ना कहीं फूड और न्यूट्रिशन लेवल जो पुअर का था वो अच्छा हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया? NSSO, सिर्फ NSSO ही होगा, ये तो नाम है स्कीम्स के। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज मोस्ट पुअर? क्रॉनिक पुअर, ओकेजनली पुअर, तो ये क्रॉनिक पुअर को ही कहता है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड PMRY, SGRY, SJSRY एंड NFP। तो इसमें A भी हो जाएगा आपका और C भी हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार आपको कुछ पैसे दे देगी, उससे आप इंडस्ट्री या कोई बिजनेस बड़ा सा खोलोगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और बाद में जो सरकार ने आपको पैसे दिए उसमें से मैक्सिमम जो पैसे होते हैं वो सरकार को एज अ लोन मिलता है आपको, वो फिर पैसे लौटाने होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर पीपल? तो पुअर पीपल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये सबके सब है। ठीक है ना, सॉरी ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी है। बिगर फैमिलीज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डैश प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? तो ये हमने ध्यान दिया था 7th 5 ईयर प्लान में कि ह्यूमन कैपिटल पे हमें जोर देना चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल आप इसके बाद जो चैप्टर है उसमें पढ़ते ही हैं कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, अच्छा लगता है नेक्स्ट चैप्टर आ ही गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल? मशीनरी, हेल्थ ऑफ पीपल, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड नॉलेज इन पीपल। तो मशीनरी को भी और बिल्डिंग को भी हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर? तो ये करता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ GDP, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, नीदर A नॉर B। तो ये दोनों ही तरीके से दिखाया जाता है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या परसेंटेज ऑफ GDP। और हमने देखा था चैप्टर में 0.64 से लेकर पता नहीं कहाँ तक था, 2% तक था या 4 था, 4.16 था शायद। तो वो भी रेगुलर नहीं था, कभी कुछ रहा है कभी कुछ रहा है, तो परसेंटेज के भी टर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन कंट्री? यूथ लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कॉम्प्लीशन रेट, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस कंट्री में एजुकेशन का जो अचीवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। In the year Indian government made free and compulsory education for age group of 6 to 14 years, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं। 2001, 2009, 2003, 2007। तो ये 2009 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? ठीक है, ब्रेन ड्रेन, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। तो भाई ब्रेन ड्रेन तो है ही रीजन, मतलब हमारे जो काबिल दिमाग है वो वर्ल्ड के कोने कोने में जाते हैं, बस इंडिया में नहीं रहते हैं। और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज ये भी एक रीज़न है, यानी अब भाई मेरे को 100 रुपये चाहिए कोई चीज़ को डेवलप करने के लिए, आप मेरे को दे ही रहे हो 20 रुपये, मैं क्या ही डेवलप करूँगा। या फिर आपने वो मूवी देखी होगी रॉकेटरी, अब वो कितना बड़ा रॉकेट बनाना चाहता है, उसको फंड ही काफ़ी कम मिलता है, तो उतना वो तो छोटा सा ही रॉकेट बनाएगा ना, पटाखा वाला रॉकेट बनेगा, तो उस टाइप की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, इंडिया में।
नेक्स्ट है रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इम्बॉडीड इन द पीपल। तो ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है ये? तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एजुकेशन भी पढ़ा था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा था, हेल्थ पढ़ा था, इंफॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, 5 पढ़े थे टोटल। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एजुकेशनल सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस? ठीक है ना, सेस को ऐसे कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, 1%, 2%, 4%, नन ऑफ दीज। तो ये लगता है 2%। ठीक है, ये मैंने बताया है आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इन ए कंट्री? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस। तो हमने देखा है एजुकेशन पे खर्च करो तो सबसे बेस्ट है। इज द एपेक्स बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट? तो रूरल क्रेडिट को बढ़ाने में कौन सी बॉडी है जो एपेक्स बॉडी कहलाती है? ठीक है ना, तो ये है हमारी नबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगर कोई कमेंट में बता सके तो ये कब हुआ था? ठीक है ना, कब बना था वो कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे, 5 से 6 पॉइंट्स पढ़े थे। इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट बिल्कुल था। ग्रोइंग ओवर ड्यूज, जो फार्मर्स को लोन मिल रहे थे वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे, ये भी था। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, ये भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट to assist small farmers in raising agricultural productivity and maximizing their income to earn profit, all of these. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए हैं, क्यों? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्रेडिट मिल सके फार्मर्स को चीपर रेट पे, बिल्कुल सही है। स्मॉल फार्मर्स को असिस्ट किया जा सके कि वो अपनी जो उपज है उसको बढ़ाए और अपनी इनकम को भी बढ़ाए, तो ये भी पॉइंट सही है। टू अर्न प्रॉफिट्स नहीं है, डी नहीं होगा, ए और बी। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू एसएसजी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड, आरआरबी। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से बढ़ावा दिया गया था। इनफैक्ट जो बैंक भी थी वो एसएसजी वाले लोगों को, क्योंकि उनका भी एक नेम होता है प्रॉपर, तो उनको वो चीपर रेट पे लोन देती थी, ऐसा सरकार ने बोला था। क्योंकि हर जगह बैंक नहीं पहुंच सकती, हमारे भारत देश में आज भी ये प्रॉब्लम है। रूरल एरिया में भी बैंक्स बन गए हैं, बैंक बनने की बात नहीं है, बात है फाइनेंस की बात है। अब बैंक वाले को चाहिए भाई कि पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तभी वो लोन दे पाएंगे। और उनके पास समटाइम्स बहुत ऐसे घर है ना जिनके पास पेपर वर्क, जमीन के कागज नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जिससे उनको लोन मिल सके। समझ पा रहे हो? तो ये एसएसजी वाले उनको लोन दे देते हैं। अच्छा, वो गांव गांव में ही रहते हैं, वो पैसे भी निकाल लेते हैं आराम से, धीरे धीरे करके उनको मिल भी जाता है पैसा। ठीक है, नेम द स्टेट विच हेल्ड एज ए सक्सेस स्टोरी इन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। तो ये हमें याद है, गुजरात का, आज जिसको अमूल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलो, कोऑपरेटिव्स ऐसे जनरली सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है ना, इसीलिए इस चीज को काफी प्रेस किया जाता है कि मिल्क कोऑपरेटिव काफी फेमस हुआ हमारे। कोऑपरेटिव्स बहुत है, फार्मर्स के हैं, बहुत तरीके के कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक भी देखोगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत स्कैम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट? तो मनी लेंडर तो बिल्कुल नहीं है, कोऑपरेटिव क्रेडिट ठीक है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट ये भी नहीं है। ठीक है, तो यही दोनों हमारे आंसर हुए, क्योंकि नॉट पूछा। नेक्स्ट है
ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। पहले देखो क्या पूछा जा रहा है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल तो ये है, लेकिन वो नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं होने चाहिए, तब हमारा आंसर होगा कोऑपरेटिव क्रेडिट और लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, यही है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट? लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सब किस में आता है? नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। Why is minimum support price fixed by the government? For government own benefit, to safeguard the interest of farmer, to safeguard the interest of consumer, none of these। तो ये किया जाता है फार्मर्स के सेफगार्ड के लिए। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? मुझे लगता है ये सबको पता होगा, बचपन में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये है डेयरी से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? तो ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड। ठीक है, सब क्या है? कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट है, तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल, अच्छा क्यों है? जनरेट इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही। मेक यूज ऑफ केमिकल, ये तो नहीं है। इट इज प्रोड्यूस इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस टू द मार्केट प्लेस फॉर द सेल, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस फॉर सेल इन फ्यूचर, क्रेडिट टू एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, बाद बाकी ये सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ही पार्ट। मोस्ट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया आर फाउंड इन, कौन सा सेक्टर में पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? पहले भी हमने डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और आज़ादी के समय तक देखा गया था 1/3 जो पर्सन्स थे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थे, किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। डिसगाइज का मतलब क्या हो गया भाई? जितने की जरूरत है, मोर पीपल एंगेज देन एक्चुअल वर्क, यानी जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ 3 लोग की जरूरत है इस फील्ड पे काम करने के लिए, और 6 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई 3 लोग काम करेंगे तब भी 200 केजी उगेगा, 6 लोग काम करेंगे फिर भी 200 केजी उगेगा। इससे बढ़िया 3 लोगों को भगा दो, कम से कम दूसरी जगह जाके काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज, उसको लेबर फोर्स बोलते हैं या वर्क फोर्स, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, तो उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं वर्क फोर्स। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी टू कैजुअल। तो ये मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि सेल्फ मतलब एक बिजनेसमैन भी हो गया और एक सैलरी वाला यानी नौकरी वाला भी आदमी हो गया। ये दोनों किस तरफ बढ़ रहे हैं? कैजुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इसकी भी नौकरी गई है, इसका बिजनेस डूब गया मान लो, इसकी नौकरी चली गई, अब ये लोग कैजुअल वर्क कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल, अब इसको ही वर्कफोर्स बोल सकते हैं, तो इसी को हम नाम दे देते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ होगा जब वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लगेंगे तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो जाएगा। अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि अगर एक बार नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार लेक्चर्स को देखो, दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना, याद करने की मैक्सिमम चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? जो एक आदमी है जो काम करना चाहता है, कैसे? एक प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे जो भी उसका रेट चल रहा है उस पर भी वो काम करना चाहता है, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पाती है ना, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हो गए हैं घर पे बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि भाई जब तक 80,000 की जॉब नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूंगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो काम करने के इच्छुक ही नहीं है। मान लो उनके पास जो भी स्किल्स है उनसे उनको 20,000 रुपया मिल सकता है, तो उन्हें वो जाके काम पहले करना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं 80,000 मिलेगा तभी काम करेंगे।
तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको बदमाशी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सबकी अपनी अपनी सोच है, अच्छी बात है, लेकिन धरती पे आए हो तो यार काम करना पड़ेगा, बिना काम के कोई मजा भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, ठीक है ना। द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया can be classified as underdeveloped agriculture, rapid population growth, high growth of industry, all of these. मेजर कॉज अनएम्प्लॉयमेंट का पूछा जा रहा है, तो अंडर डेवलप एग्रीकल्चर बिल्कुल, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है उससे भी। अब मान लो जॉब 10 ही है, खासतौर पे तुम गवर्नमेंट जॉब्स में देख लो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, 10 सीट है, भर कितने लोग रहे हैं, 20 लाख लोग भर दे रहे हैं, नहीं 10 की जगह 20 लाख तो नहीं भरेंगे, मान लो 1 लाख लोगों ने भर दिया, तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, सीट्स तो उतने ही खाली हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयड पीपल इज कैलकुलेटेड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका तरीका क्या था, पहले तो लेबर फोर्स होता है, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स अगर माइनस कर दें तो हमको अनएम्प्लॉयड पीपल मिल जाएगा। ये भी मैंने तुमको मैथमेटिकली बना के दिखाया हुआ है लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स मेनली इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एग्रीकल्चर, बैंक्स। तो ये मेनली आपको देखने कहाँ मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एन अरेंजमेंट इन विच ए वर्कर यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज टू मेक ए लिविंग, अपने ही रिसोर्सेज से अपना जो जीवन है उसको चला रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और चलो वो तो जब आएगा तब देखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने बता दिया था, मोर पर्सन एम्प्लॉयड फॉर ए जॉब विच लेस कैन एकम्प्लिश, यानी कम लोग मिलकर भी उस काम को पूरा कर सकता है, तो उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन, यानी LF बटा टोटल पॉपुलेशन क्या कहलाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। इसको अच्छा, इसी को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसका अनदर नेम क्या है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। डैश आर हायर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस एंड आल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी किस में मिलेगा, सोच के बताओ, मैंने बहुत अच्छे से ये डिटेल में टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो ये मिलता है रेगुलर वर्कर्स को, ठीक है। सेल्फ को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने लिए ही काम कर रहा है, कैजुअल वर्कर्स जिसको कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो ये मिलेगा रेगुलर वर्कर्स को, ठीक है, जो रेगुलर काम करने जा रहा है। आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्कर, इन सब में वर्कर किसको बोलेंगे, तो बेगर, गैम्बलर, कॉबलर, स्मगलर, तो ये कॉबलर को बोलेंगे, ये नहीं कि तुम बोल देना स्मगलर भी तो सर एक वर्क ही कर रहा है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट डेट अकर्स एट ए सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज, यानी कुछ सीजन के लिए आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, यानी दूसरे के लिए काम करना, शॉपकीपर, प्रोफेसर, ट्रेडर, डॉक्टर एम्प्लॉयड बाय हॉस्पिटल। तो देखो प्रोफेसर भी किसके लिए काम कर रहा है, मान लो जिस कॉलेज के लिए वो पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, वो कॉलेज उनको पैसा देगा। डॉक्टर एम्प्लॉयड बाय हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल का जो भी अर्निंग होगा उसमें से उसकी सैलरी जाएगी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो यहीं पर मैं रोक रहा हूँ, तुम लोगों को मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ, टी या कॉफ़ी ब्रेक, जिसको टी पसंद है भाई टी पिए, जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी पिए, फिर 2 मिनट में आप तुरंत आएँ और फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपका टी ब्रेक हो गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक पावर कहते हैं, ठीक है। ये भी चैप्टर आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिलीटेड है, तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ 3 tier सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर, विंड, थर्मल, ऑल ऑफ दीज। तो सोलर भी रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, थर्मल एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोल के मदद से बनता है, कोल और ऑयल। विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द टोटल कंजप्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो लगता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगता है, ठीक है। ये वाला पार्ट में थोड़ा तेजी में कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। इंडियाज एनर्जी पॉलिसी एनकरेजेस द फॉलोइंग 2 एनर्जी सोर्सेज, हाइडल एंड थर्मल, विंड एंड थर्मल, हाइडल एंड विंड, थर्मल एंड न्यूक्लियर। तो हम ध्यान दे रहे हैं हाइडल और विंड पे, ठीक है, क्योंकि दोनों रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू मीट पावर क्राइसिस, जो पावर क्राइसिस है उसको ठीक करने का ये मेजर नहीं है, कौन सा मेजर नहीं है। इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर, तो ये तो है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये भी है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी मतलब ये रिलेशन एक होता है कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड बढ़ती है, ठीक है। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पावर का नीड भी बढ़ेगा, इसलिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। एनकरेज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, तो ऐसा नहीं है, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे हम सोलर, विंड, हाइडल पावर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। विच प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, कोल। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कोल की मदद से बनती है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एजुकेशन और हेल्थ आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए, बाय हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो इकोनॉमिक मतलब ये पूछा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट जो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैसे, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड, ठीक, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ जनरेशन वी गेट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर, तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, थर्मल पावर, एनटीपीसी। डैश रेफर्स टू सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज रिसेंटली, ठीक है ना, जिसका यूज हमने करना अभी रिसेंटली सीखा है। तो कन्वेंशनल कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, जिसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है ना, जिसमें आपका सोलर आ गया, विंड आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अभी मैं बता ही रहा था, एक विंड भी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नहीं नहीं न्यूक्लियर नहीं, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आईएसएम क्या होता है, आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी ऊपर बताया था मैंने, तो इसमें एक ही है, सिर्फ सिर्फ हाउसिंग है, ठीक है ना। अगर स्कूल रहता है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये मैंने बताया था, एटॉमिक पावर कहते हैं।
ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट वाला आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, प्रोवाइड एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब है जैसे सौंदर्य, है ना, जैसे हम माउंटेन्स देखते हैं, ओशियंस को देखते हैं तो हमें काफ़ी पीस मिलता है, उसकी बात हो रही है। टू एसिमुलेट वेस्ट, तो ये सब इन्वायरमेंट के फंक्शन है, ठीक है ना। जो भी वेस्टेज हम फेंक देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन वगैरह हो जाता है। एसिमुलेट का मतलब हो जाता है डाइजेस्ट करना। डैश इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन, तो ओजोन डिप्लीशन, एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि बायोटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बर्ड्स, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट। तो आपका बर्ड्स भी हो गया और फॉरेस्ट भी हो गया, तो ऑप्शन सी 1 और 4 ये हमारे बायोटिक है, जितने भी लिविंग होते हैं। द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम CPCB भी बोलते हैं। ये क्या करता है, क्या कंट्रोल करता है? एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इरोजन। तो ये एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स, ये सब चीज़ें ये करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव, कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग, तो ये सही है। कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम करके, बिल्कुल। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम करके, तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही हैं। अगर ये सब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो पाएगा। डैश इज ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एंड ओशियन, ठीक है ना। किस मतलब फिनोमिना को कहा जाता है कि जिससे एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ रहा है और ओशंस का, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन व्हीकल, तो क्या ऐसा तरीका है जिससे हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? उसका एक अच्छा मेजर है प्रमोशन ऑफ थर्मल, तो थर्मल पावर को प्रमोट करेंगे तो और पोल्यूशन होगा क्योंकि कोल जलता है। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये अच्छी बात है। प्रमोशन ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कॉजेज ओजोन डिप्लीशन, तो लैंड डिग्रेडेशन, हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो मेन तरीका ये जो क्लोरीन है स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ना, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है ना। याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको चेंज करके फिर हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेके आए, तो C4 ये क्लोरीन था, ठीक है ना। क्लोरो मीन्स क्लोरीन, तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ही बहुत सारे ओजोन्स को डिप्लीट करता है, खत्म करता है। नेक्स्ट है डैश टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड, यानी जो ऊपर वाला जो ये जैसे सॉइल है इसका ऊपर वाला अगर वॉश्ड अवे हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन, तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। और मैंने आपको मतलब जब लेक्चर में जाकर पढ़ोगे तो मैंने बताया भी है, सॉइल इरोजन बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, उसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही है। ओवर ग्रेजिंग, बिल्कुल सही है। इनरोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, जो गाय भैंस को हम ज़्यादा चराते हैं तो उससे भी क्या होता है, क्योंकि वो लोग जड़ से ही निकाल के खाती हैं, तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है क्वालिटी खराब होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एलिमेंट? लैंड, एनिमल, बर्ड्स, वाटर। तो लैंड और वाटर क्या हो गया हमारा? एबायोटिक हो गया। अब ये मत पूछना सर एबायोटिक क्या होता है, फिर मेरे को 2-3 बार फांसी और 3-4 बार सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसे दोनों लगभग एक ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स? कोल, फिश, पेट्रोलियम, ऑल ऑफ दीज। तो ये
फिश कह सकते हैं, अगर इन सब ऑप्शंस में देखा जाए तो फिश रिन्यूएबल है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो मेन कारण एयर पोल्यूशन है, उसमें भी जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है। When was the term sustainable development came into existence? 79, 80, 81, 82। तो ये आया था 1980s में। इंडिया, पाकिस्तान एंड हैव सिमिलैरिटी, तो ये चैप्टर का नाम ही है, तो यहाँ हो जाएगा चाइना। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि तीनों के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में सेम थे। ठीक। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना? मिक्स्ड, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, नन ऑफ दिस। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो 100% सोशलिस्ट मॉडल नहीं है। 100% अब बहुत रेयर ही कहीं आपको मिलेगा। विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट टू इंडियाज जीडीपी? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा सर्विस सेक्टर है। याद रखोगे, ऐसे भी बता दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी साल बढ़ेगा, किसी साल घटेगा, और सर्विस सेक्टर हमेशा से बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। इसका प्राइमरी रीजन यही है कि हम बाहर की कोई भी चीज़ को ला रहे हैं, उसको बेच दे रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे, कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, सर्विसेज हो, तो ज़्यादातर हम सर्विसेज कर भी रहे हैं। अच्छा, हमारे सर्विसेज अपने कंट्री के लिए तो है ही, बाहर के भी कंट्रीज के लिए है। ठीक है, क्योंकि बाहर से हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और काम मिलते हैं जो हम करते हैं। इनफैक्ट जो डेवलप कंट्री के छोटे छोटे काम है वो इंडिया में ही होते हैं। ठीक है, तो हम सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए सर्विस सेक्टर का ग्रोथ दिख रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिएशन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए अभी भी बोला जाता है इंडस्ट्री सेक्टर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में जैसा होना था वैसा हो नहीं पाया। ठीक है ना, इसलिए कोई भी गुड्स को आप देखोगे वो मेड इन इंडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा, या जो किताब यही बोलती है कि हमें इंडिया में अच्छे से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेड इन इंडिया है। ठीक है। Which one of the following is an indicator of human development? Life expectancy at birth, contribution to GDP, infant mortality rate, all of these। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों इंडिकेटर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। डैश प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन चाइना विद एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? कौन सा प्रोग्राम था जिसके वजह से चाइना में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वन चाइल्ड पॉलिसी, नन ऑफ दीज। तो ये था, इसको कहते थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है ना, जिसने चाइना को एग्रेरियन से एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बना दिया। आज आप देखोगे तो एक छोटा सा सुई से लेकर जहाज तक सब बनाते हो। हैज द डैश छूट गया है, डैश हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो ये आपका चाइना में है, तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन, तो ये चाइना में हुआ था, अभी हमने देखा। रैंक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी HDI में रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप मतलब रैंक लगाओ। तो फर्स्ट पे देख लो जहाँ पे चाइना हो। ठीक है, तो फर्स्ट पे चाइना 2 जगह है। ठीक है, सेकंड पे इंडिया होना चाहिए, तो यहाँ सेकंड पे पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, तो ऑप्शन डी। ठीक है। व्हेन वेयर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना? 79, 77, 78, 79। तो ये 78 में हुआ था। In which year a program named the Great Leap Forward campaign was initiated by Mao to modernize China's economy? 57, 58, 59, 68। तो ये 58 में। Which of the following country has adopted the mixed economic system? तो इसका 2 आंसर होगा, क्योंकि इंडिया तो है ही और हमारा देखा देखी पाकिस्तान ने भी अपनाया था, तो आंसर बी एंड सी दोनों होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोड द 5 ईयर प्लान पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो याद रखना है स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1970 80s तक देखा जाए ना तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने ही 5 ईयर प्लान ही बनाया था। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कौन सा पहले हुआ है जो उसका डेट ऑफ ईयर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको नंबरिंग देते चलते हैं। ये फर्स्ट पे हो गया। नेक्स्ट होगा आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फिर होना चाहिए ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 4213 ये ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन अल्टरनेटिव 1978, 1980, 1988, 1991। तो ये 1988 में हुआ। ठीक है, तो आई थिंक हमने बहुत आज एमसीक्यू कर लिया, 147 एमसीक्यू कर लिया। एक अप्रॉक्स में भी चाहें तो आप बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ, मैक्सिमम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो लेक्चर्स को दोबारा देखिए आप। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मैक्रो की सीरीज़ जल्दी चाहिए होगी तो मुझे एक बार कमेंट कर देना कि सर मैक्रो की भी सीरीज़ ले आओ, तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं एक और प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी उसी में लगा हुआ हूँ। तो कमेंट कर देना मैक्रो, तो मैं तुरंत ही ले आऊँगा। ठीक है, और भी कुछ आपको कोई डाउट्स रह गया हो या फिर मतलब कुछ जानना हो कि सर ये पॉइंट छूट गया या किताब में ये दिया हुआ है थोड़ा बता दो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर लेके आना। ठीक है, बीएसटी भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, वहाँ पे भी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। 3 चैप्टर आई थिंक, 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट तक हो गया। बाद बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोज़ में ले आऊँगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है और भी कुछ जानना है तो मुझे मैसेज जरूर कर देना इंस्टाग्राम पर, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।